सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं 9.14 पे, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, स्पेशली टेलीस्कोप को लेके। टेलीस्कोप से आप जानते हैं बहुत की चीजें देखते हैं। ये क्या है, अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी। एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी जहां से तारे और चांद सितारे देखते हैं, है ना, उस ऑब्जर्वेटरी से हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। बाप रे बाप, इतना बड़ा जो फोकल लेंथ है उसका, उस टेलीस्कोप का जो जानते हैं, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं ताकि अधिक से अधिक रोशनी उसमें आ सके दूर से, ताकि एकदम क्लियर इमेज बने। तो इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 मीटर, बहुत बड़ा लेंस है जी। फिर ये कह रहा है, और इसकी आईपीस जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव लेंस देखिए कितना है, बहुत बड़ा सा है, और इसकी आईपीस क्या है, आईपीस जो है वो इस तरीके की बहुत छोटी है। ये तो 15 मीटर का है, और यानी F4 और Fe जो है आपका वो कितने का है, वो लिया है देखिए 1 सेंटीमीटर का है। ठीक, अब आप जानते हैं कि लाइट रेज आ रही होगी वो कहां से आ रही होंगी, इंफिनिटी से आ रही होंगी। तो ये कह रहा है आईपीस है 1 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? तो आपको हमने मैग्निफिकेशन के लिए बनाया था, जब आपका फाइनल इमेज जो है वो ना इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन Fe। वेरी सिंपल। तो इस केस में F की वैल्यू आपकी 15 है और ये सेंटीमीटर में है Fe, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/100 मीटर। तो Fe की वैल्यू 1/100 रख दीजिए, ये 100 ऊपर चला जाएगा और मैग्निफिकेशन क्या आएगा, 1500। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट जिसकी साइज कितनी है, 1 मीटर, उसको इस टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो कितने मीटर का दिखाई देगा, 1500 मीटर का दिखाई देगा। सोच लीजिए, है ना, एक छोटी मोटी पहाड़ी जितना बड़ा दिखाई देगा। यानी अगर मैं इससे सामने खड़ा हूं, अगर मेरी लंबाई जो है मान लो 2 मीटर है, तो मैं कितना लंबा दिखूंगा, 3 किलोमीटर लंबा दिखूंगा, इसका मतलब ये होगा। तो ये इसका ए पोर्शन है। बी पोर्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, बी पोर्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। ये कह रहा है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, अगर इसका यूज हम मून को देखने के लिए करें, और डायमीटर ऑफ द इमेज ऑफ द मून फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, तो हमको फाइंड करना है डायमीटर। ये मून है, ये एक्चुअल मून है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। इसको अगर हम इस टेलीस्कोप से देखें, इस टेलीस्कोप से देखें ऐसे समझो, ठीक है, तो हमको जो इमेज बन रही है ना इसकी, यहाँ हमको जो इमेज दिख रही है इस मून की, ये भी तुम्हारा मून का इमेज है, ठीक है, और ये असली मून है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक, तो इसका डायमीटर कितना दिखेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। ये डायमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये डायमीटर क्या है, ऑब्जेक्ट डायमीटर, और ये जो हमको दिखेगा वो क्या होगा, इमेज डायमीटर ऑफ मून, ठीक है। दिस DO इज द ऑब्जेक्ट डायमीटर ऑफ मून। इसको हम इस टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो हमको कितना बड़ा दिख रहा है, और यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द मून, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इमेज, व्हाट इज, यानी DI पूछ रहा है ना। जबकि यहां पे ये दिया हुआ है कि DO जो है, DO यानी DO क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द मून दिया हुआ है कितना, 3.48 into 10 to the power 6 मीटर, ये दिया हुआ है। चलिए, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसका डायमीटर दिया हुआ है इतना। अब आगे ये कहता है, एंड द रेडियस ऑफ द लूनर ऑर्बिट, यानी अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी है ना, और इसके चारों तरफ ये मून ऐसे घूम रहा है, ये हमारा अर्थ है, गोल बना देते हैं थोड़ा, ये हमारा अर्थ है, ये आपका लूनर मतलब मून है। तो ये मून जो है ना, यहाँ पे मान लीजिए आप खड़े हैं, तो ये ऐसे आप समझिए, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो ये जो एंगल बना रहा है वो क्या है, अल्फा मान लीजिए, ठीक। और ये लूनर रेडियस जो है, इसके बारे में ये बात कर रहा है। लूनर रेडियस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये दिया हुआ आपका 3.8 into 10 to the power
8 मीटर, ये चीज आपको दी हुई है ना। अब आप समझिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यानी अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू आपको शुरू से ही मैंने समझाया है कितना होता है, आर अपॉन रेडियस। आर अपॉन रेडियस का मतलब ये वही ये क्या है भाई, यही चीज तो हमको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ से अगर हम मून को देखें तो मून का डायमीटर हमको क्या दिखेगा, डी ही तो दिखेगा, तो टेलीस्कोप लगाया तो दिख रहा है, तो डी जो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी आर कितना है इसका, डी के बराबर ये है ना। अगर इसको हम ए भी मान लें, अगर मान चलो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो, तो ये किस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए बी, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी चाहे ए सी दोनों बराबर ही है ना, चाहे ए सी। तो ए बी इज इक्वल टू हमें क्या मानना है, यही इमेज हमको यहाँ दिखेगा, इसी को हमें फाइंड करना है, और ए सी की वैल्यू दी हुई है 3.8। ये हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, ये मानना हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में बी पार्ट का हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टेप 1 में हमने फाइंड किया डी और 3.8 into 10 to the power 8, ये हमें एंगल मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें मालूम है, दूसरे क्वेश्चन में कि एफओ हमको मिला है, एफओ हमारे पास है, तो एन आप ये भी तो जानते हो, ये अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें जो कि 15 मीटर का है, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस पे ये कितना एंगल बनाएगा, ये देखिए ये एंगल होगा, वो भी क्या होगा, वो भी तो अल्फा होगा ना, जो ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ये टेलीस्कोप पे बनाएगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो भी अल्फा होगा। लेकिन यहाँ ये एक्चुअल डायमीटर, तो यहाँ अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, डीओ है ना, डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून इस केस में ये मून का एक्चुअल डायमीटर है ना, तो ये डीओ होगा। और ये जो इमेज, सॉरी ये जो इमेज बन रहा है ना यहाँ पे इसके साथ, ये इमेज जो बन रहा है इसको ये एंगल नाम लीजिए, इसको अभी आप ऐसे समझिए। तो ये डीओ की वैल्यू यानी अल्फा इज इक्वल टू डीओ की वैल्यू कितनी है, डायमीटर ऑफ मून लिया हुआ है कितना, 3.48 into 10 to the power 6 upon 3.8 into 10 to the power 8, ये अल्फा की वैल्यू हो गई पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में देखो इसकी इमेज जो बन रही है हमारे आईपीस पे, या फाइनल इमेज जो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहा है इसका, वो क्या कर रहा है, वो कितना डायमीटर का शो कर रहा है, इसको कितने डायमीटर का शो कर रहा है, ये मान लो ये इमेज शो कर रहा है। तो ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, ये इमेज वो अल्फा, अगर हम इसको रखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस केस में डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून और फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ जो है भाई, इसको ये कहां फोकस कर रहा है, फोकस ये कहां करता है, ये जो चीज है ये इसको फोकस कहां करता है, फोकल लेंथ पे करता है, ठीक है। तो इसकी इमेज जहां भी बनेगी, मान लो ये तुम्हारा मून है, इफ दिस इज योर मून है ना, मून की डायमीटर जो भी है, ये इमेज कहां बना रहा है, यहां बना रहा है, ये कहां बनाएगा, इसको फोकस पे तो बनाएगा ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि पैरेलल बीम्स आएंगे खूब दूर से, ऐसे समझो, और इसको ये क्या करेगा, ऐसे बेंड कर देगा, ऐसे समझो, या इसको हम छोड़ दो, अगर हम इसको छोड़ रहे हैं तो पैरेलल बीम्स जो मून से आएंगी उसको ऐसे बनाएगा इस तरीके से। ये जो है उसका डायमीटर जो
और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों आपस में बराबर हैं, कंपेयर करिए तो 3.48 into 10 to the power 6 upon 3.8 into 10 to the power 8 is equal to कितना हो जाएगा? diameter of the image of the moon, di क्या है? diameter of image of the moon upon f, तो di जब आप निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? इसे सॉल्व करके देखिए, 3.48 ऊपर ये जाएगा तो 10 to the power -2 हो जाएगा, नीचे 3.8 बचेगा और उसके बाद इनटू FO, FO कितना था आपके पास? 15 मीटर। FO कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो जो इसको सॉल्व करेंगे और डायमीटर ऑफ इमेज जो आपके पास आएगी वो कितने के बराबर आएगी? 0.137 के आसपास आएगी। ठीक है, सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे तो 13.7 सेंटीमीटर डायमीटर आपको दिखेगा इमेज इसका। इस ओरिजिनल चांद का जो डायमीटर हमको दिखेगा वो कितना दिखेगा? इतना दिखेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, इसे आप करिएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम और देखते हैं। यहां पर किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं। आगे हम जब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अब ये आपके सिलेबस से मतलब नहीं रखता है, 9.15 हमारे सिलेबस से मतलब नहीं रखता है। इसलिए नहीं रखता है कि ये मिरर से रिलेटेड है और मिरर हट चुका है हमारे कोर्स से। तो 9.14 के बाद हम सीधे डिस्कस करेंगे 9.15 के बाद सीधे डिस्कशन करेंगे 9.16 के बारे में। चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। A small pin is fixed on a tabletop viewed from a distance 50 centimeter. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab? ग्लास स्लैब की मोटाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रियल डेप्थ जो हो गई वो कितनी हो गई? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहां दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5 और जानते ही हैं, है ना। अब देखो पहले इसको देखा जा रहा था 15 सेंटीमीटर की ग्लास से, तो इसके रियल डेप्थ जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। यानी रियल डेप्थ को अगर हम मानते हैं रियल डेप्थ x is equal to 15 centimeter, apparent depth y is equal to हमें पता नहीं है फाइंड करना है और हमें मालूम है mu is equal to क्या होता है? रियल डेप्थ अपॉन apparent depth यानी x अपॉन y। तो ये आपके पास 1.5 ऑलरेडी है, इसके थिकनेस है 15 और ये है y। तो apparent depth आपके पास कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी अगर हम 15 सेंटीमीटर के ग्लास स्लैब से किसी पिन को देखेंगे तो लगेगा कि वो कितनी ऊंचाई पे है या कितनी ऊंचाई पे है। एक्चुअली है तो वो 15 पे, लेकिन दिखेगा कितने पे? केवल 10 सेंटीमीटर पे। अगली चीज क्या पूछ रहा है इसमें देखिए, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव, हाँ, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड पिन अपीयर टू बी रेज्ड, है ना। पहले 15 था और 10, तो कितना चेंज इन पोजीशन कितना होगा? चेंज इन पोजीशन या बाय द अमाउंट बाय व्हिच इट अपीयर्स टू बी रेज्ड। कैसे होगा? रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ आपका 15 है, अपैरेंट डेप्थ 10 है, तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो कितना रेज हो गया? 5 सेंटीमीटर ये रेज हो जाएगा। ये जान लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन ये भी कह रहा है ना, किसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब? नहीं, आप चाहे यहां स्लैब रखिए, चाहे यहां पे स्लैब रखिए, चाहे यहां पे एक स्लैब रखिए, हमेशा आप मटेरियल थोड़ी चेंज कर रहे हो ग्लास स्लैब का, पोजीशन चेंज करने से क्या। दिल्ली में आप जो है वही स्लैब रख के देखोगे तभी रेज जो आएगा 5 सेंटीमीटर का ही आएगा। अगर थिकनेस उसकी 15 है, मुंबई में भी वही आएगा, चाहे आप वुहान चले जाओ
वहां भी वही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मजेदार है, प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि ये है रिलेटेड इसके साथ, ये है रिलेटेड हमारे ऑप्टिकल फाइबर के साथ। वही ऑप्टिकल फाइबर जो यूज होता है किसके लिए, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और जो यूज होता है किसके लिए, जो यूज होता है एंडोस्कोपी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए भी यूज होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, यहाँ ये क्वेश्चन भी होगा आप सुन लें। ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग जानते ही हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। या आपका कोई मटेरियल है, मान लीजिए ग्लास है, यहाँ दिया हुआ है इस तरीके से एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी में दिया हुआ है, यहाँ पे आके स्लाइडिंग पे जा रहा है, और किस एंगल पे यहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, ये हो रहा है आई डैश से, आई डैश से, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी आई डैश ही है जी। बाकी आगे का चीज है तो आप जानते हैं, ऐसे करके निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, इन फिगर शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप मेड अप ऑफ ग्लास फाइबर। तो यहाँ जो म्यूजी है ना, म्यूजी न्यू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.68। द आउटर कवरिंग यानी क्लैडिंग आप जानते हैं, ये जो क्लैडिंग होती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए, तभी ना डेंसर से रेयर में जाएगा और टीआईआर होगा। इसका दिया हुआ है 1.44 है जी। इसके बाद ये कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे which the axis of pipe for which the TIR total internal reflection inside the pipe take place as shown in the figure। The what is the range, range पूछ रहा है, किस रेंज के, रेंज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट रेज, मतलब ये आई का रेंज कहां से कहां तक रखा जाए कि जब हम लाइट इंसिडेंट करें तो हमको हमेशा TIR मिले। तो आप जानते हैं कि TIR तभी मिलता है जब ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इतना हो कि ये आई डैश जो है ना TIR कब मिलेगा, TIR will obtain कब मिलेगा, when I see, ये आई डैश इससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के बराबर हो, के से ज्यादा हो, सबसे पहली चीज। अब ये जानने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि क्रिटिकल एंगल, ये इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी होगी। हमको ये मालूम है कि sin IC जो होता है, सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल लें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे तो आपको याद होगा हम हमेशा किधर से किधर निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। वैसे हमको निकालना तो वैसे चल, लाइट जा कहां से रही है, ग्लास से, कहां को जा रही है, क्लैडिंग। लेकिन हम हमेशा जो हमारा ट्रेडिशन रहा है वो हम हमेशा कोशिश करते हैं, हम लाइट को कहां से लेते हुए आए, हम लाइट को लेते हैं क्लैडिंग से, और कहां तक ले आए, ग्लास तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू ग्लास अपॉन म्यू क्लैडिंग, ठीक है, म्यू ग्लास अपॉन म्यू क्लैडिंग, यानी म्यू ग्लास की वैल्यू आपके पास है 1.68 एंड दिस इज 1.44। अब आप देखो, आप जानते हो कि sin C और यहाँ किस एंगल के लिए क्रिटिकल एंगल निकालना है, आई डैश के लिए। तो आई डैश सी यहाँ हम लिख देते हैं, आई डैश सी, sin आई डैश सी इज इक्वल टू 1 बाई व्हाट, 1 बाई दिस मच, ठीक है। तो जब ये रख देंगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.44 अपॉन 1.68। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो sin IC की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करोगे, तो sin IC या IC की जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करोगे sin टेबल में देखोगे तो आएगा 59 डिग्री के आसपास, एकदम 59 नहीं आएगा लेकिन लगभग 59 के आसपास आएगा। यानी क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या होगा, 59। पहली चीज ये हमको पता चल गई।
यानी क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होगा तभी आपको ये PIR मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो पहला रिजल्ट आपको मिल गया ये, ठीक। तो क्रिटिकल एंगल हो गया। अब अगली चीज जो ये पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है रेंज, है ना, रेंज पूछ रहा है। तो रेंज की बात आप जानते हैं, यानी रेंज किसके बारे में पूछ रहा है, आर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल, व्हाट इज द व्हाट इज द रेंज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज विद इट्स एक्सिस ऑफ द पाइप। एक्सिस ऑफ पाइप के साथ देखो ये क्या एंगल बना रहा है, आई। एक्सिस ऑफ पाइप for which the total reflection inside the pipe take place as shown in the figure। तो रेंज आप जानते हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री। मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, ऐसे गया, ऐसे आया, ये कहां आएगा, यही। यानी मैक्सिमम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या मिल सकता है, 90 डिग्री मिल सकता है। तो आप ये चीज जान लो कि मैक्सिमम अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपकी वैल्यू जो है 59 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने क्या रखा, कम से कम 59 से ज्यादा रखा है, तब जाके आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो आपका रिफ्लेक्शन का जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, वो रिफ्लेक्शन का आपको मैक्सिमम रिफ्लेक्शन क्या मिल सकता है, आर मैक्स जो मिलेगा वो क्या मिल सकता है, यही तो मिल सकता है कि अधिकतम कितना मिलेगा 90, और जिसमें से 59 तो आपको मिल ही रहा है। तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है, 90 माइनस 59, तो कितना हो जाएगा ये 31 डिग्री। तो मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो कितनी मिली, मिली हमको 39। अब इसके हिसाब से अगर हमें ये आई मैक्स निकालना, आर मैक्स तो हमारे पास मालूम चलेगा कि आर मैक्स कितना होगा, दिस मच। अब बात देखो, ये ग्लास है, ये यहाँ जो मामला हमको, इस मामले में हम अभी सॉल्यूशन में कर रहे हैं केवल तेरे, यहाँ तो हमको मालूम चल गया कि हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो इतना है, और इससे ज्यादा आई डैश की वैल्यू होगी तभी ये वापस आएगा। अब हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमको ये मालूम है कि अगर ये ऐसे समझो कि ये अगर 59 है, दिस इज ऑलरेडी 59, और ये आर जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। तो आर मैक्स अधिकतम आप कितना रखोगे, 90 माइनस आई डैश का आई सी, 90 माइनस आई सी। आर मैक्स की वैल्यू जो होगी एक फार्मूले के हिसाब से वो आर मैक्स जो होगा वो आप क्या रखोगे, 90 माइनस आई डैश, यही तो रखोगे, ये आर मैक्स की वैल्यू आ गई। अब आई मैक्स का रेंज पूछ रहा है, तो आई मैक्स का रेंज अगर हमको निकालना होगा तो हमको ये मालूम है कि साइन आई, अब ये यहां हम कंसीडर करेंगे ये पूरा ग्लास है, तो साइन आई अपॉन, अच्छा ये साइन आई मैक्स हम लेंगे ना, मैक्सिमम निकालना है ना, अपॉन साइन आर मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो कहां से कहां जा रहा है, इधर एयर से चल रहा था ग्लास की तरफ, है ना, तो एयर से चल रहा था ग्लास की तरफ, तो यहां हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लेंगे ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि कितना है 1.68, ठीक। अब साइन आई की वैल्यू आपको पता है, सॉरी साइन आई मैक्स हमको पता करना है, साइन आई मैक्स पता करना है, और साइन आर मैक्स कितना आएगा, साइन 31 इज इक्वल टू 1.68। अब साइन 31 की वैल्यू अगर आप निकालें तो साइन 31 की वैल्यू जो है वो 0.5150 के आसपास आती है, 0.5150 साइन 31 की वैल्यू इसके आसपास आती है। चलिए जी, इसका मतलब अगले स्टेप में जब हम चलेंगे तो देखिए हमारे पास साइन 31 की वैल्यू है, तो साइन आई मैक्स जो होगा वो कितना होगा, साइन 31 1.68 इंटू साइन 31, साइन 31 की वैल्यू कितनी है 0.150,
इतना आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसकी वैल्यू ये लगभग कितना आएगा, लगभग 60 डिग्री के आसपास आएगा। अगर इसे देखेंगे तो भाई मैक्स की वैल्यू साइन इधर लेंगे तो कितना आएगा, लगभग 60 डिग्री के आसपास आएगा। इसको आप देख लीजिएगा, वैल्यू जो आपको चेक करनी है। तो आई मैक्स की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी लाइट रे है 0 से लेके कहां तक, 60 तक, 0 से लेके 60 तक वो टीआईआर करेगी। यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका आंसर जब लिखेंगे, यहां तक आप समझ रहे हैं। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑल लाइट रे मेकिंग एंगल कितने का एंगल बना रहा हूं, मेकिंग एंगल आई इज greater than 0 less than 60 with axis will undergo TIR। यह आपका आंसर हो गया। इस रेंज में 0 से लेकर 60 तक जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हो रहा होगा, यानी 10 पे भी TIR मिलेगा, 20 डिग्री पे मिलेगा, 30 डिग्री पे मिलेगा, 40 पे मिलेगा, 50 पे मिलेगा। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट इज द आंसर इफ देयर इज नो आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप। मतलब अब ये दूसरा क्वेश्चन यानी बी, ये चीजें हो गई होंगी आपकी, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो इसमें बी क्या कह रहा है, बी बहुत छोटा क्वेश्चन है। बी ये कह रहा है तब क्या हो, मान लो ये कवरिंग ना हो, यानी क्लैडिंग ना हो, यानी ये क्लैडिंग नहीं है, तब क्या होगा। जब क्लैडिंग नहीं होगा तब तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तब उस केस में आप जानते हैं साइन IC I डैश C इज इक्वल टू केवल क्या, मतलब ग्लास ही है, ये कितना हो जाएगा 1 बाय म्यू ग्लास हो जाएगा। और उसका बाद IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाय 1.68 कितना हो जाएगा। बस इसकी वैल्यू आप अगर साइन के टेबल में देखेंगे तो इसकी वैल्यू उस समय साइन के टेबल में आपको लगभग 36.37 डिग्री के आसपास मिलेगी, है ना। ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 36.5 डिग्री के आसपास अगर ये क्लैरिटी नहीं होता तो। ये मामला हो गया आपका सॉल्व। ये बहुत ही थोड़ा सा सोचने समझने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई में किसी साल आ चुका है, बहुत से बच्चों ने छोड़ा था, आप मत छोड़िएगा। ये क्वेश्चन IIT में भी आ चुका है, तब IIT एडवांस में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9.8, ये डिस्कशन का क्वेश्चन है। 9.8 जो है डिस्कशन का क्वेश्चन है, हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला पूछ रहा है यू हैव लर्नड दैट मिरर पे है तो मिरर पे छोड़ दीजिए, अ वर्चुअल इमेज वी ऑलवेज से कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9.18 का बी कि वर्चुअल, आपने शुरू से पढ़ा कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी कॉट ऑन द स्क्रीन। उसके बावजूद भी आप वर्चुअल इमेज को अपनी आंखों से तो देखते हो ना, और आपकी आंखों का रेटिना एक पर्दा है ना, यानी क्या ये बात झूठ है? नो। आप ये लिखोगे कि वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म when refracted light is diverged। इसीलिए तो आपको इमेज नहीं मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका कन्वेक्स लेंस है, अब आप देखिए ये क्या है, इसको फैला दिया ना, ये दूर से मान लीजिए कहीं से रोशनी आ रही, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, तो आप इसकी इमेज नहीं देख पाएंगे, आप इसकी वर्चुअल इमेज नहीं देख पाएंगे। इसको आगे अगर बढ़ाएं तो आपको क्या मिलेगा, इसकी वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं मिलेगी। अगर ऑब्जेक्ट जो वो है तो उसकी इमेज आपको कहाँ मिलेगी, आपको ये ओडेस वर्चुअल इमेज मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, आप
we can take it on, इसको हम कहाँ ले सकते हैं, take on screen, ठीक है, with the help of convex lens या converging lens as done by our eye lens, ठीक है। तो देखिए हमारी आंखें कितनी शानदार होती हैं, और सारा मामला है आपके ऑप्टिशियन होने का कि आप लेंसेज का यूज कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार हम चाहेंगे तो वर्चुअल इमेजेस को भी हम पर्दे पे उतार देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्राइवर अंडरगोज वाटर लुक्स ऑब्लिकली एट अ फिशरमैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ लेक। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि साहब ये मामला है, एक हमारे साहब खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक फिशरमैन साहब है जो पानी के अंदर है, हाँ जी। यहां पे एक फिशरमैन साहब है जो तैर रहे हैं ऐसे पानी के अंदर। अब ये सर उठा के देख रहे हैं कि ऊपर जो ये इनका साथी जो है ना ड्राइवर, वो बर्गर लेके पहुंचा कि नहीं, ताकि ये अपनी पिकनिक मना सके। वुड द फिशरमैन लुक टॉलर और शॉर्टर टू द डाइवर, ठीक है ना। अ डाइवर, सॉरी ये डाइवर है आपका, ड्राइवर नहीं है, डाइवर है। ये डाइवर है, इंतजार कर रहा है अपने बर्गर का, और ये साहब बर्गर लेके बाइक पे खड़े हैं और ये पानी में डूबे डूबे देख रहे हैं इनको कि ये बर्गर लेके आए हैं कि नहीं। आपको ये बताना है कि ये जो फिशरमैन है, जो इनका दोस्त है फिशरमैन, वो पानी के अंदर से इसको छोटा दिखेगा कि बड़ा दिखेगा। चलिए देख लेते हैं। जब ये देखेगा यहां से, देखो ये लाइट रे ये है ऐसे, ये जब लाइट रे ऐसे जाएगी, या आप ऐसे समझो, हाँ, तो तुमको ये पता है ना कि ये लाइट रे जो है ये क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर से ये रेयर में जाएगी। तो या चलो कौन देख रहा है ये देख लें। Would the fisherman look taller or shorter to the diver than what he actually is? तो फिशरमैन को लंबा दिखेगा छोटा दिखेगा, ये हमको बताना है। तो आप देखो जब ये देखेगा तो यहां से लाइट में जाएगी और ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से हो जाएगा। जब ये इसको देखेगा तो आई और ये आ। अब एक और लाइट है, मान लो हम और दर्शा लेते हैं एक और पोजीशन से। इन दोनों को आप मिलाओगे, ये एक तो इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज लगेगी, और ये यहां से या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। चलो अगर मान लो ये इसकी आंखें हैं, ठीक है, ये यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, इस फिशरमैन को देखेगा तो ये क्या है, रेयर मीडियम, और ये इधर गया ये डेंसर मीडियम में मुड़ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आई हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसको लेने की जरूरत नहीं है, एक ही को थोड़ा सा आप बना देते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ये बाइक है, ये पानी है आपका, ये डाइवर है, ठीक है, ये डाइवर है और यहाँ पे फिशरमैन खड़ा है। अब फिशरमैन जब इसको देखेगा तो कैसे देखेगा, ये इसकी आंख है ना, तो यहाँ से जब ये इसको देखेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पानी डेंसर मीडियम है, तो ये जब
इसका सर यहाँ दिखेगा, ठीक है, आप इस तरीके से दिखेगा, ये पैर दिखेगा, ये डॉटेड लाइन से मैं कर दे रहा हूँ, मतलब वर्चुअली वो क्या दिखेगा, लंबा दिखेगा, ठीक है, ठीक। इसने क्या किया देखो, इस तरीके से इसने देखा, ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बना है इसका, ये नॉर्मल है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसने देखा इसको, फिशरमैन को देखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप जानते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि लाइट की ऐसे वाटर में आ रही है। अब आपका ये जो फिशरमैन, सॉरी डाइवर जो है, डाइवर जब फिशरमैन को देखेगा तो क्या देखेगा, वो तो इसी की सिधाई में देखेगा ना, जो रोशनी उस तक पहुंचे, उसके पास ये पहुंच रही है, इसको इसकी सिधाई में आप इसको आगे बढ़ा देंगे, इसकी सिधाई में आप आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे इसका सिर इसको कहां दिखाएगा, यहाँ, यानी हर एक पॉइंट क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, यानी क्या दिखेगा, लंबा दिखेगा। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, लॉन्गर देन एक्चुअल हाइट। तो बर्गर लेके आया तो उसने देखा कि बर्गर लेने के दौरान उसके दोस्त की लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि वो इतना विज्ञान तो जानता नहीं जितना आप जान रहे हैं। इसमें डी है, डज द अपैरेंट डेप्थ ऑफ अ टाइम वाटर चेंजेस इफ इट व्यूड ऑब्लिकली। हाँ बिल्कुल चेंज होता है, देखिए कैसे, सी पे आते हैं, सी पे आते हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक टैंक है, पानी भरा हुआ, चलिए जी पानी भर दिया हमने। अब एक साहब ऐसे देख रहे हैं इसको यहां से, ठीक है, एकदम सीधे, तो सीधे देख रहे हैं इसकी तली में। तो आप ऐसे समझें कि जो ये तली है ना, यहां अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, और आप जानते हो अगर ये एंगल जो है वो, या तली से ही यहीं से बात करते हैं, ये नॉर्मल है, इस पॉइंट को अगर ये देखना चाहते हैं तो क्या होगा, इस पॉइंट को अगर ये देखना चाहते हैं तो वो जब बाहर की तरफ निकलेगा, यहां से एक लाइन के नाम यहां इंसिडेंट होगी, ये इसकी तली है वो, ठीक है। तो यहां अगर एक नॉर्मल हम ड्रॉ करें तो आप जानते हो कि लाइट कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो थोड़ा गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से एक लाइट में और हम इंसिडेंट करते हैं, यहाँ एक नॉर्मल में ड्रॉ कर दिया है, तो ये गया ऐसे, ये भी किधर चल जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक। अब ये साहब जो एकदम वर्टिकली इसके ऊपर से देख रहा है, उनको रियल इमेज इसकी कहां दिखेगी, इसकी इमेज कहां दिखेगी, इन दोनों को आप आगे बढ़ा दीजिए, यानी कहां दिखेगा, ओ डैश, ठीक। अब एक और साहब है जो कैसे देख रहे हैं, ऑब्लिकली देख रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, ये तो सीधे देख रहा है, सीधे सीधे, और एक ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्लिकली देख रहा है, ऑब्लिकली देख रहा है, मतलब ये इस तरीके का मामला है, यहां से कहीं वो मान देख रहा है, क्या होगा, ये लाइट ऐसे गई, और आप जानते हो रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। तो इसी पॉइंट को, और ये एक आप चाहे तो नॉर्मल इस पे ड्रॉ कर दो, इसको आगे बढ़ाओ, तो वो कहां देख रहा है, वो यहां देख रहा है, उसके लिए गहराई कितनी है, इतनी है, इसके लिए गहराई कितनी है, इतनी है, ये ओ वही चीज है, इसके लिए गहराई कितनी है, ठीक है, इतनी, और इसके लिए गहराई कितनी है, यहां से लेके यहां, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि यस, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है तो डेप्थ ऑफ टैंक भी चेंज होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया 9.18 का, सॉरी ये डी था, 9.18 का डी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मच ग्रेटर देन ऑफ ऑर्डिनरी ग्लास, ठीक है। इज दिस फैक्ट इज यूज्ड, yes, we know that what is the cause of brilliance of diamond, यानी इसका ई पार्ट आप जानते हैं कि cause of brilliance of diamond is its critical angle है, डायमंड के brilliance का कारण क्या है, critical
कटिंग एंगल जो है, ये जो कटिंग एंगल जो है वो कितना रखता है, इसके बराबर या इससे ज्यादा रखता है हमेशा 24.4 से। तो ऑल लाइट undergoes TIR, which is the cause of extreme brilliance of diamond। चलिए 9.18 भी हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं, 9.19 की तरफ चलते हैं। थोड़ा लंबा जवाब है क्योंकि मैं जरा डिस्कस कर रहा था एनसीईआरटी के क्वेश्चन का मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन है जी। आपके वो फालतू बिकाऊ किताबें हैं जिनमें कंटेंट कुछ नहीं होता है, केवल मोटाई होती है। आपको रीजनिंग सिखाता है और ना सोचने की एबिलिटी। ये लेकिन एनसीईआरटी आपको सोचना सिखाएगी। द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ अ रूम। एक रूम है आपका, ये आपका रूम है जी, ये 9.19 है, ये आपका रूम है, ये आपका वॉल है। यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा रखा है, ये बल्ब है। The image of a small electric bulb fixed on the wall of a room is to be obtained on the opposite wall 3 meter away। इससे 3 मीटर की दूरी में एक और वॉल है, इस पे इसकी इमेज लेनी है। यानी ये जो दूरी है आपकी वो क्या है, 3 मीटर की है, ये दिया गया है। इस पे आप ये एडी पे आपका क्या लगा हुआ, बल्ब लगा है, और सीडी पे आपको इमेज लेनी है इसकी। What is the maximum focal length of the lens required for this purpose? अब देखो, ये चीज तो हमको पता है, क्या पता है, u plus v। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हम लगा सकते हैं, या आप कहें तो बिना मैथमेटिक्स यानी मैक्सिमम मिनिमम किए ही चाहे तो इसको सॉल्व करा सकते हैं। दोनों तरीके हैं, जिसको जैसा पसंद हो वैसे मैं करा सकता हूँ। तो एक तरीका तो है सीधी सी बात, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज जो होती है वो हमेशा 4f होती है, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज क्या होती है, 4f होती है। तो 4f जो होगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। एक तरीका तो ये है, मैं डायरेक्ट वाला बताता हूं पहले, ये आपको रटना पड़ेगा कि मिनिमम डिस्टेंस between object and image, इसके लिए सीधे एक फॉर्मूला होता है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक चाहे तो रट जाइए, आगे कहीं जरूरत पड़ेगी देखा जाएगा। 4 टाइम्स मैक्सिमम फोकल लेंथ, क्योंकि यही पूछा है द इमेज ऑफ अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रूम टू बी ऑब्टेन्ड opposite side of 3 meter away, हाँ, by means of large convex lens। यानी यहाँ एक convex lens लगा हुआ है, इस convex lens का focal length आपको मतलब है। देखो एक क्या तरीका तो ये है, ये इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा और ये जो होगा वो क्या होगा, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, दिस इज v, है ना। तो डायरेक्ट मेथड से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 4 into maximum focal length is equal to always distance between object and the image, यानी b, है ना। और ये d is equal to कितना है, 3 मीटर। तो 4 into f max is equal to कितना हो जाएगा, 3। This implies f max is equal to, सॉल्व करके देखिए कितना हो जाएगा, 0.75 मीटर, ये हो जाएगा। ये तो बहुत ही शॉर्टकट मेथड हो गया। अब आते हैं मैथमेटिकल पॉइंट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि u plus v इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, u plus v इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है, ये मिल जाएगा हमको। लेट फोकल लेंथ ये दूसरा तरीका है, इसमें भी उतना ही नंबर मिलना है, इसमें भी उतना ही मिलना है, यानी v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 - u। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है जी। चलिए आगे चलते हैं। हमको ये मालूम है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1/f हो गया, है जी, और ये हो गया आपका
दिस इज u, ऐसे ही अभी आप छोड़ देंगे। चलिए यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए हमारे सॉल्व करते हैं। तो दिस इज 1 बाय f, ये हो जाएगा अपना u माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अपॉन 3u माइनस u स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 1 बाय f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2u माइनस 3, 2u माइनस 3 अपॉन 3u माइनस u स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा जी, अब मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के लिए आप जानते हैं हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ डिफरेंशिएट करके हम देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिलती है। चलिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, बड़ी गड़बड़ है ना, u ये जो है वो तो नेगेटिव लेना पड़ता है ना, ये u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव लेते ना, ये नेगेटिव u नेगेटिव क्या हो जाता है पॉजिटिव है, तो ये इधर गया और ये क्या हो जाएगा +3 और ये -u, तो u से u कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास अभी आंसर क्या आता दिस मच साइन छूट गया। ये हो गया, यहां तक तो आप पहुंच गए। अब इसका मतलब f इज इक्वल टू कितना होगा, f इज इक्वल टू 3u माइनस u स्क्वायर अपॉन 3। अब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए पॉइंट आपको याद होगा, क्लासिकल मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको df अपॉन du के रिस्पेक्ट में। तो ये यहां 1/3 इधर किनारे ले आइए, यहां जब डिफरेंशिएशन होगा तो dy du ऑफ 3u माइनस u स्क्वायर यही होगा है जी। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, df अपॉन du इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ऐसे छोड़ देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां केवल 3 बचेगा और यहां बचेगा 2u। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फॉर मैक्सिमा df अपॉन du तो हम क्या करेंगे 0 कर देंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट आप करेंगे तो ये वैल्यू -2 केवल बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। और -2 इज लेस देन 0, तो आपको मालूम है डबल डिफरेंशिएशन अगर लेस देन 0 है तो वो पॉइंट मैक्सिमा का होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। और मैक्सिमम df/du इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 3 - 2u इज इक्वल टू 0 है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 - 2u इज इक्वल टू 0, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते इसका मतलब u बराबर कितना हो गया, u इज इक्वल टू हो गया आपके पास 3/2 मीटर। तो हमारे पास u भी आ गया जी, और हमारे पास अगर u 3/2 है, 1.5 है, तो u कितना हो जाएगा 1.5। ऑलरेडी हमारे पास u है ही, तब u निकालने में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं। f इज इक्वल टू हमने इतना निकाल लिया था, तो 3u माइनस u स्क्वायर डिफरेंशिएट किया इसको। अच्छा 1/3 यहाँ बाहर रह गया, इसको हमने छोड़ दिया है इस वजह से। अच्छा हाँ ठीक है, तो 1 इसको अगर हम इक्वेट करें तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2। अगर u 3/2 है तो v भी कितना हो जाएगा 3/2। u भी कितना, अगर u हमारे पास 3/2 है तो v भी कितना हो जाएगा। अगले स्टेप में हम चलते हैं, इसको मिटा देंगे, ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। तो इस रिलेशन से अगर u 3/2 है तो v भी कितना हो जाएगा 3/2, डेढ़ ही हो जाएगा। अब 1/f इज इक्वल टू आप जानते हैं 1/v जो कि क्या है 3/2 है, माइनस u भी नेगेटिव ही लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/3/2। तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा,
जो कि 0.75। तो या तो आप शॉर्ट फॉर्म में 2 लाइन में आ जाइए या फिर आपके अंदर कोई मैथ का कीड़ा हो तो ऐसे चले जाइएगा, आएगा इतना ही। चलिए अब हम चलेंगे डिस्कस करेंगे 9.20 के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन हम करते हैं। 9.20 तो 9.20 जो है, अच्छा ये हम बता देते हैं। ये कह रहा है अब the image of the object on the screen is formed by convex lens at 2 different locations। लगा दिया, separated by 20 सेंटीमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। चलिए जी ये भी दे दिया गया है। नेक्स्ट ये कह रहा है डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो हमको इसका फोकल लेंथ चाहिए, ये हमको नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये मालूम है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है जी तो ये चीज दिया हुआ है कि ये डिस्टेंस जो है अगर x है और ये भी डिस्टेंस क्या है x है, तो हमको ये तो मालूम है ना कि x प्लस 20 प्लस x ये कितना है 90, ये दिया हुआ है। यानी 2x = 70 और x = 35 सेंटीमीटर। अब आप देखें ये जो 45 सेंटीमीटर है ये क्या है, ये u है, ये u है इस वाले पोजीशन के। तो इस फॉर L1 के लिए u = कितना आ जाएगा -35 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए u की वैल्यू ये हो गई। अच्छा u हमको मिल गया, उसके बाद आगे हम चलेंगे और v के बारे में बात करेंगे। तो जब v के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो इमेज बनेगा इस यहाँ पे अगर ये है इमेज कहाँ बनेगा, यही पर्दे पे ही बनेगा। इसका मतलब v जो होगा वो किसके बराबर होगा x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20 को हमारे पास u हो गया और हमारे पास v भी हो गया। हमारे पास u हो गया, हमारे पास v हो गया। तो फोकल लेंथ निकालना बहुत ही आसान है। x की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, तो कितना है 35 प्लस 20 ये हो गया 55। 1/f = कितना हो जाएगा 1/v - 1/u। 1/v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/v की वैल्यू है आपके पास 55 और u की भी नेगेटिव लेना है तो u नेगेटिव यानी हो जाएगा 35। तो ये 1/f कर लीजिए, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं आप 7। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम वगैरह अगर आप ले लेते हैं तो इसका एलसीएम 385 1/f कर लीजिए, 385 ले लीजिए तो ये कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा 5 6 7 8 9 7 बार में ये चला जाएगा और ये 9 10 11 बार में ये चला जाएगा। तो f कितना हो जाएगा 385/18। इसको बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, f फोकल लेंथ